का जो हमारा लेक्चर था उसी की कंटिन्यूटी जो है वो बनाएंगे अब। और कल का लेक्चर क्या था ये हम पहले देख लेते हैं कि हमारा कल लेक्चर क्या था। हमारे कल के लेक्चर के मुताबिक हमने देखा था कि हाइपोथैलेमस से हार्मोन जो है उनकी रिलीज का ऑर्डर कैसे जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने दो हार्मोन पढ़े थे, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। और सोमैटोट्रोफिन हार्मोन वो हार्मोन था जो कि पिट्यूटरी का अपना हार्मोन है। सोमैटोट्रोफिन हार्मोन आगे जाकर किसी को एक्टिवेट नहीं करता। ठीक है, ये सोमैटोट्रोफिन हार्मोन इसका काम सिर्फ ग्रोथ की हद तक है। ये कल बात हुई थी, मैंने आप लोगों से कल ये बात कही थी कि जो ग्रोथ है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन का काम वहीं तक है। मतलब ये ऐसा हार्मोन नहीं है जो आगे जाकर किसी और हार्मोन को एड करेगा, नहीं। लेकिन उसके बाद दूसरा हमने हार्मोन पढ़ा था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये वो हार्मोन है जो आगे जाकर एक और ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है कि वो अपने हार्मोन को रिलीज करे, TSH। ठीक है, तो इसी तरह का एक और हार्मोन है। अब हमने आज जो है वो पढ़ना है। यहाँ पर हम जो है वो वंस अगेन एक रफ सी डायग्राम जो है, मैं आप लोगों को ये डायग्राम आज ही मैं सोच रहा था कि ये डायग्राम जो है ये प्रॉपरली बुक से भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ये हाइपोथैलेमस और उसके बाद फिर एक्चुअली इसमें जो बड़ा पोर्शन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का है। ठीक है, नीचे वाला जो पोर्शन है इतना, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं एक्चुअल डायग्राम आप लोगों को दिखाऊं ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए कि वाकई इनकी डायग्राम जो है वो कैसी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अब हमने जो है वो एक हार्मोन पढ़ना है पिट्यूटरी का, और वो कौन सा हार्मोन है याद रखिए। हम अभी तक क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टिल स्टडिंग द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो इसलिए आप लोगों ने किसी ऐसे धोखे में नहीं रहना कि हम लोग जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे आ गए हैं। अभी हम एंटीरियर पिट्यूटरी की पढ़ रहे हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी का एक अच्छा खासा डिटेल्ड हार्मोन अभी हमने पढ़ना है और वो है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, तो ये जो हार्मोन है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है और इसकी उतनी ही ज़्यादा डिटेल भी है, तो ये हमने अभी पढ़ना है। इसी वजह से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसकी डिटेल ज़्यादा है, लेकिन इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही है। तो अब आप इधर देखिए कि एक हार्मोन आप पढ़ने लगे हैं जो रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, और वो हार्मोन है उसको हम कहते हैं एड्रीनो कॉर्टिको ट्रोपिक हार्मोन। अच्छा जी, अब ये जो पूरा वर्ड है सबसे पहले तो इसका अलग अलग मतलब देख लेते हैं। बेटा एड्रीनो किसको इंडिकेट कर रहा है? एड्रीनो इंडिकेट कर रहा है एड्रिनल ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड को। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद कॉर्टिको, कॉर्टिको किसको इंडिकेट कर रहा है? अब आइए इस वर्ड के ऊपर। बेटा ये जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ये किडनी के ऊपर होता है। अगर इसको थोड़ा सा हम शेप वाइज देखते हैं तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो किडनी के ऊपर मौजूद होता है, दिस इज किडनी। ठीक है, और उसके ऊपर इस जगह पर जो है ये एड्रिनल ग्लैंड मौजूद होता है। ठीक है, अगर आप इसको जो है वो थोड़ा सा इसका जो स्ट्रक्चर है वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो आपको इसके स्ट्रक्चर में एक बहुत वाज़ेह जो है वो चीज़ नज़र आती है, और वो क्या है? वो ये है कि इसका जो इसके भी बिल्कुल किडनी की तरह है, ये किडनी के ऊपर ही। ठीक है ये किडनी के ऊपर ही। जिस तरह किडनी के दो रीजन हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला, इसी तरीके से जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके भी दो रीजन हैं। बाहर का रीजन है कॉर्टिकल और अंदर का रीजन वही मेड्यूलरी रीजन है। ठीक है, बाहर का रीजन जो है वो कॉर्टिकल है और अंदर का रीजन मेड्यूलरी है। अभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ। ये देखिए कॉर्टिकल रीजन का क्या रूल है बेटा, जब भी कॉर्टिकल रीजन हार्मोन रिलीज करेगा, यहाँ पर अब आप लोगों ने एक रूल अपने जहनों में बिठा लेना है, ये बात आपने नहीं भूलनी। इस तरह मैंने आपको कहा था कि आपने ये बात नहीं भूलनी कि हाइपोथैलेमस के पास बैटरी ऑफ हार्मोन्स है। इस तरह मैंने आपको कहा था कि आपने ये बात नहीं भूलनी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब असल ग्लैंड है, पोस्टीरियर लोब जो है वो हाइपोथैलेमस की एक्सटेंशन है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि पोस्टीरियर लोब जो है उसका अपना एक हार्मोन है जो कि फंक्शन करता है, बाकी हार्मोन जो आप लोग पढ़ेंगे वो दूसरों को स्टिमुलेट करते हैं, दूसरे ग्लैंड्स को। ठीक है, तो इसी तरीके से एक बात आप लोगों ने जहन में रखनी है, एड्रीनल ग्लैंड, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, एड्रीनल का मतलब है वो ग्लैंड जो किडनी के ऊपर मौजूद है। एड्रीनल ग्लैंड के दो रीजन्स हैं,
जस्ट लाइक किडनी। बाहर का रीजन कॉर्टिकल है, अंदर का रीजन मेड्यूलरी है। ये बात अभी हो गई। जो बात याद रखने की मैं आपको मुस्तकिल कह रहा हूं बेटा वो ये है कि जब भी कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेड्यूला के कॉर्टेक्स की बात होगी तो इसका मतलब ये है कि आप किन हार्मोन्स की बात कर रहे हैं? आप स्टेरॉइड्स की बात कर रहे हैं। याद रखिए, जब भी ये बात होगी कि एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन की, तो इसका मतलब ये है कि आप स्टेरॉइड की बात करने लगे हैं। ये बात मैं इतना फोर्स करके क्यों कह रहा हूं? ये जो हार्मोन आप पढ़ रहे हैं ना, एंटीरियर पिट्यूटरी का एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये ट्रॉपिक नहीं है, ये एक गलत लिखा गया थोड़ा सा, ये ट्रॉफिक है। ये ट्रॉफिक हार्मोन है, ठीक है, ये ट्रॉफिक हार्मोन है। अब आइए अगली बात के ऊपर जो मैं आपको कहने लगा था। बेटा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का क्या मतलब है? ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ठीक है, किसी को एड देना, किसी को जो है वो हेल्प आउट करना, ठीक है। अब आइए असल बात के ऊपर जो मैं आप लोगों को करने लगा हूं वो क्या है कि जब ये हार्मोन यानी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड के में से ACTH रिलीज होगा तो इसका मकसद क्या होगा? इसका मकसद होगा ब्लड में स्टेरॉइड को बढ़वाना। अगर ब्लड स्टेरॉइड कम हो गई है तो ACTH रिलीज होगा और वो डायरेक्ट जाएगा एड्रीनल मेड्यूला के कॉर्टिकल रीजन में। जैसे ही ACTH कॉर्टिकल रीजन में पहुंचेगा फौरी तौर पे वहां से रिलीज होंगे स्टेरॉइड। और स्टेरॉइड्स जो हैं वो हमारे ब्लड में खास तौर पर किस टाइम पे वर्किंग करते हैं ये भी मैं आप लोगों को लिख देता हूं। स्टेरॉइड का स्पेसिफिक फंक्शन होता है ड्यूरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस के टाइम पर स्टेरॉइड्स रिलीज होते हैं और ये स्टेरॉइड बड़े लीथल होते हैं। इसलिए आप ये बात याद रखिए बेटा। ये अब आप लोगों को मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं। स्ट्रेस जो है ना वो स्टेरॉइड्स को ज्यादा कर देता है। क्यों? स्ट्रेस में हमारा नर्वस सिस्टम भी और ये पिट्यूटरी भी ये रिलीज करता है। नर्वस सिस्टम भी कुछ स्टेरॉइड को स्टिमुलेट करता है और पिट्यूटरी रिलीज करता है ACTH जो डायरेक्ट जाता है एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टिकल रीजन में और वहां से स्टेरॉइड रिलीज करवाता है। बेटा ये स्टेरॉइड जो है ना ये हमारे इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया के लिए इंतहाई नुकसानदेह। आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं कि जब वो स्ट्रेस में हो ना तो उनके एब्डोमिनल रीजन में डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती है। एब्डोमिनल रीजन में डिस्टर्बेंस मतलब पेट खराब हो गया, मोशन का इशू हो गया। क्यों? स्ट्रेस है। क्या वजह है? स्टेरॉइड आपके इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया का बेड़ा गर्क कर देते हैं। वो चाहे आप एक्सटर्नली लें, वो चाहे आप इंटरनली लें। अच्छा, एक्सटर्नल लेने का नुकसान क्या है? एक्सटर्नल लेने का नुकसान ये है कि स्टेरॉइड, अच्छा स्टेरॉइड मैंने अभी आपको क्या कहा, स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होती है। स्ट्रेस कंडीशन में ना आपकी बॉडी के शुगर्स को ब्रेक करती हैं स्टेरॉइड। आपकी बॉडी के शुगर्स को ब्रेक करती हैं, आपको एकदम बूस्ट अप करती हैं स्टेरॉइड ना, कि मुकाबला करो या भागो। ये जो ACTH है, ये जो स्टेरॉइड्स हैं, ये ड्यूरिंग इमरजेंसी जो हमने कहा था ना कि फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन में ये जो है वो रिलीज होती हैं फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन में, यानी कि भागो अब, या लड़ो या भागो। अब आप अगर स्ट्रेस में हैं, आपको ज़रूरत नहीं है एनर्जी की, लेकिन स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में स्टेरॉइड रिलीज होंगे और ये स्टेरॉइड आपकी बॉडी को एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन में ले आएंगे जिसमें आपका ब्रेन भी डिस्टर्ब रहेगा, आपका हार्ट भी डिस्टर्ब रहेगा, आपका स्टमक भी डिस्टर्ब रहेगा। ये जो सिचुएशन है ये वर्स्ट कब होती है? जब ये बॉडी बिल्डिंग करने वाले एक्सटर्नली स्टेरॉइड इंटेक शुरू कर देते हैं। जब एक्सटर्नल स्टेरॉइड इंटेक शुरू होता है तो नंबर 1 आपकी बॉडी बाकी एनर्जी हार्मोन बनाना बंद कर देती है। भाई इतना पोटेंट हार्मोन आप एक्सटर्नली ले रहे हैं स्टेरॉइड, और वो आपकी बॉडी को यकदम बूस्ट करता है, आपकी बॉडी के फैट्स को ब्रेक करने की कोशिश करता है, आपकी बॉडी के प्रोटीन्स को ब्रेक करता है, आपकी बॉडी के कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है। यकदम आप बूस्टअप होता है, फुल गेम करते हैं। जिम की बात कर, उसके बाद क्या होता है? जब आपको एनर्जी की जरूरत होती है, आपका जिस्म नहीं बनाता हार्मोन। अगर आपको डॉक्टर मना कर देना, स्टेरॉइड सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क करती है किडनी का। क्यों? ब्लड प्रेशर ज्यादा कर देती है, और ब्लड प्रेशर जाके जब पानी की तरह
जब प्रेशर जाकर टकराता है ना ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, तो ग्लोमेरुलस तबाह हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि स्टेरॉइड लेने वाले को सबसे ज्यादा अंदेशा 2-3 एरियाज की खराबी का होता है। नंबर 1 स्टमक है, नंबर 2 लिवर, नंबर 2 किडनी और नंबर 3 लिवर। ये 3 पोर्शन है जो स्टेरॉइड तबाह बर्बाद करते हैं। अच्छा, अब इसको एक तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि आप एक्सटर्नली स्टेरॉइड अगर लेते हैं तो वो किस लिहाज से डेंजरस है। दूसरा, आप दूसरी तरफ अप्लाई करें अगर मुस्तकिल स्ट्रेस में रहा जाए तो। अच्छा, फिर एक और काम करते हैं स्टेरॉइड, ये अब मैं आप लोगों को बड़ी पते की बात बताने लगा, और ये बात मुझे खुद तकरीबन को 3 माह पहले पता लगी, उससे पहले मुझे भी नहीं पता थी ये बात। और वो क्या है कि स्टेरॉइड और स्पेशली टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन की बात नहीं हो रही, टेस्टोस्टेरोन, ये हमारे बॉडी हेयर के जो स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं ना, उनको बड़ी तेजी से ग्रो कराता है। जब ये हेयर के स्टेम सेल तेजी से ग्रो होते हैं ना, तो एक टाइम आता है कि स्टेम सेल, एक एज आती है स्टेम सेल की, एक एज आती है कि स्टेम सेल खत्म हो जाते हैं। आपको ये बात तो पता है ना कि बुढ़ापे में वाइट बाल निकलने ही निकलने सर के, पक्की बात। लेकिन अगर बॉडी में स्टेरॉइड नहीं है ना, तो बहुत लेट निकलते हैं वाइट बाल। अगर आप मुस्तकिल स्ट्रेस में हैं तो जल्दी निकल आते हैं। क्या वजह है? स्टेरॉइड। और ये वो स्टेरॉइड नहीं जो आप बाहर से ले रहे हैं, नो। बाहर से अगर आप नेचुरल स्टेरॉइड लें तो मैं कहता हूँ क्या बात है, जबरदस्त हो जाएगा। वो आजकल एक बंदा है ना, वो आजकल एक बड़ा मशहूर हुआ हुआ लड़का, गुड हो गया जी, कमाल कर गए हो। तो भाई ये कमाल कर गए हो अगर आप नेचुरल स्टेरॉइड लोगे। वो नेचुरल स्टेरॉइड कौन से हैं? अखरोट, काजू, नंबर 3 ये गालबन एवोकेडो जो होता है वो भी, ठीक है, जो एक फ्रूट्स है। फिर एक और है जिसमें फैट्स होते हैं, बीन्स और ग्राम सीड, चने, गुड फैट्स हैं, गुड फैट्स भी हैं और स्टेरॉइड भी हैं। ये लें आप, इसको कोई नहीं रोक रहा। वजह पता क्या है? वजह ये है कि ये बड़ी मुनासिब प्रोपोर्शन में दिए जा रहे हैं आप लोगों को, आप जो प्लांट देता है। मैं बात कर रहा था कि जब आप खाते हैं ना, बॉडी में जो क्रिएट होती है सिचुएशन स्ट्रेस की सूरत में, स्टेरॉइड रिलीज होते हैं, और ये स्टेरॉइड बालों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। फीमेल्स के तो होते ही होते हैं, लेकिन फीमेल्स में सबसे बड़ा हार्मोन जो फीमेल्स को सपोर्ट करता है बालों को, वो एस्ट्रोजन है। और जो फीमेल का ट्रेडमार्क है, एक होता है ट्रेडमार्क, लैंडमार्क, एक बैज जिससे कोई पहचाना जाए। मेल का जो हार्मोनल ट्रेडमार्क है वो टेस्टोस्टेरोन है, और फीमेल का जो हार्मोनल ट्रेडमार्क है, जो लैंडमार्क है, जो बैज है, वो एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन फुली सपोर्ट करता है स्किन को भी और बालों को भी, टेस्टोस्टेरोन नहीं करता। टेस्टोस्टेरोन बोन्स को करता है। ये जब आएंगी सारी बातें मैं रिपीट करूंगा, और बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊंगा कि हमारी बॉडी में बहुत बुनियादी फंक्शन, अगर एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन नहीं होते तो बहुत बुनियादी फंक्शन हमारी बॉडी के नहीं हो सकते। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं इन द केस ऑफ स्ट्रेस, तो फिर जो बालों के स्टेम सेल हैं वो उतनी ही जल्दी खत्म होते हैं, और अर्ली एज में वाइटनिंग ऑफ हेयर शुरू हो जाती है। सिर्फ ये रीजन नहीं है वाइटनिंग की, इसमें पोल्यूशन भी है, हमारी लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी है। हम आजकल जो लाहौर में खा रहे हैं ना खाना, खास तौर पे लाहौर में, शहरों में, वो तो बस ऐਵੇਂ ही है पेट भरने के लिए, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, कोई न्यूट्रिशन नहीं है। ये इस लिहाज से मौजें होती हैं गाँव वालों की, यहाँ कोई न्यूट्रिशन नहीं, सिवाय मिर्चों और जायके के कोई न्यूट्रिशन नहीं है लाहौर के खानों में। इस वक्त आप जो गोश्त आप लोगों के पास पड़ा है, ये मैं बात एक्स्ट्रा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को आपकी हेल्थ के हवाले से बता रहा हूँ। इस वक्त जो आप लोगों के पास गोश्त पड़ा हुआ है, मटन या बीफ, वो न्यूट्रिशियस, वो जो है वो न्यूट्रिशियस फूड है, उसमें है ग़िज़ाइयत सही, वो खाएं। वो चाहे उसको टिक्के पे लगा के खाएं, चाहे किसी भी तरह खाएं, वो खाएं, वो न्यूट्रिशियस फूड है। आम दिनों में कोशिश करें, अगर आप बाजार से 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, जिनकी फैमिली बड़ी है वो 1 हफ्ते में, आधे हफ्ते बाद वो बीफ ले आए बाजार से। चिकन में बड़ों के लिए न्यूट्रिशन नहीं है, छोटों के लिए है, जैसे ये 5, 6, 8, 10 साल के बच्चे जो होते हैं उनके लिए है। तो बात ये हो रही है कि जब आप ये कुछ लेते हैं ना,
नॉन न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं और साथ आप स्ट्रेस भी लेते हैं तो सेहत का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये स्टेरॉइड ना प्रोड्यूस होने दें। ये जो ACTH हो रहा है ना, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH रिलीज कर रहा है और ये पहुंच रहा है सीधा एड्रिनल ग्लैंड के पास और एड्रिनल ग्लैंड जो है वो रिलीज कर रहा है स्टेरॉइड। ये ना होने दें, ये काम ना होने दें, ठीक है। सो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जी बेटा कोई सवाल है? ड्यूरिंग स्ट्रेस हाँ जी, उसकी और वजह भी है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं ना तो जो एड्रेनलिन रिलीज होता है ना वो आपके स्टमक में यकदम कॉन्ट्रैक्शन भी करवाता है। आपका ब्रेन कोशिश कर रहा होता है कि डाइजेशन को रोक दिया जाए। एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन कुछ इस तरह से वर्किंग करते हैं कि वो फौरी तौर पे आपके स्टमक को स्ट्रेस करवाते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, ठीक है। और स्ट्रेस के दौरान ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है, ठीक है। तो ये यकदम जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, खास तौर पे ऑक्सीटोसिन की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो पेट दर्द का बायस बनती है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि स्ट्रेस में ऐसा होता है, ठीक है। और लेकिन उसमें ये नहीं है कि फौरी तौर पे स्टेरॉइड ने एक्शन शुरू कर दिया, नहीं। ये जो पेट दर्द है, ये जो मैदे का दर्द है, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड, दिस इज बिकॉज ऑफ सडन स्टिमुलेशन फ्रॉम ब्रेन एंड ऑक्सीटोसिन। ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से, सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दर्द होता है, ये स्टेरॉइड की वजह से नहीं है, ठीक है जी। और कोई सवाल? जी अब आते हैं ACTH के बारे में। मैं बुक खोल कर कुछ बताने लगा था, लेकिन बुक में कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं लिखी हुई। अच्छा जी, अच्छा हाँ, बिल्कुल आखिरी बात मैं बताना भूल गया बेटा। अभी तो हमने ये पढ़ा है कि ACTH रिलीज होता है पिट्यूटरी से, लेकिन पिट्यूटरी तो हाइपोथैलेमस की कमांड के बगैर काम ही नहीं करता। पिट्यूटरी अगर हाइपोथैलेमस की कमांड से के बगैर काम नहीं करता तो फिर हाइपोथैलेमस से कौन सा ऐसा फैक्टर है, क्योंकि हाइपोथैलेमस से आना है फैक्टर, ठीक है। हाइपोथैलेमस से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आएगा तो रिलीज होंगे, ACTH रिलीज होगा। बेटा सबसे पहले तो ब्लड की स्टेरॉइड को डिटेक्ट किया जाएगा, ब्लड स्टेरॉइड लेवल। ये कौन करेगा? हाइपोथैलेमस खुद करेगा, ब्लड स्टेरॉइड लेवल। और ये जो ब्लड स्टेरॉइड लेवल है ये डिटेक्ट करके हाइपोथैलेमस जो है वो उसके मुताबिक कौन सा फैक्टर रिलीज करेगा। ये देखिए, कॉर्टिकोट्रोपिन। अब यहाँ पे पिन आएगा, फिन नहीं आएगा। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, यानी CRF। ये CRF जो है ये ब्लड में से होता हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो आखिरकार एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ट्रॉफिक हार्मोन रिलीज करेगा, जो कि एड्रीनल ग्लैंड को स्टेरॉइड रिलीज करने पर मजबूर करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हार्मोन हो गया। अच्छा, एक हार्मोन ऐसा है जो एंटायर लाइफ में रिलीज होता है, एटलीस्ट मेल्स की एंटायर लाइफ में रिलीज होता रहता है, फीमेल्स की एंटायर लाइफ में रिलीज होता है, बट इट इज नॉट दैट मच एज कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है। अब इसको जो है वो मैं आप लोगों को जरा डायग्राम जरा एहतियात से बनानी होगी इसकी, क्योंकि ये डायग्राम जरा बड़ी है। बेटा एक हार्मोन रिलीज होता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। मेरी कोशिश ये है कि मैं एंटीरियर पिट्यूटरी आज खत्म कर दूं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया इस चैप्टर को, ख़ास तौर पे हार्मोन में टाइम आगे लगना है। एंटीरियर पिट्यूटरी का एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। ये मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ना है 18वें चैप्टर में, ठीक है, लेकिन ये है कि यहाँ पर भी ये पढ़ाना ज़रूरी है। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन जो हैं वो दो तरह के होते हैं, मतलब ये एक तरह के नहीं होते, दो तरह के होते हैं, ठीक है। ये दो तरह के, और दोनों तरह के हार्मोन एक्चुअली आप लोगों ने बेसिकली जो पढ़ने हैं वो ये हैं, ठीक है, ये दो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को जो है वो ये साथ एक ये तीसरा हार्मोन भी पढ़ाऊंगा जो आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है, ठीक है।
तो ये दो हार्मोन जो है वो अभी हम पढ़ेंगे। सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा, मैं ना ज़रा ये एक चीज़ पढ़ लूँ ज़रा। हाँ ठीक। देखिए बेटा, यहाँ पर जो है वो हम ज़रा थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द गोनेडल पार्ट्स ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इफ़ वी डिस्कस अबाउट गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, तो सबसे पहले इनकी टाइप्स पे बात कर लेते हैं। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन जो है ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। इसका नाम जो है वो फीमेल के हिसाब से रखा गया है, लेकिन जो है वो हम इसको ये भी देखते हैं कि ये मेल्स में भी काम करता है। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नेम इसका फीमेल के हिसाब से, फीमेल्स में फंक्शनिंग जो होती है उस लिहाज से रखा गया। दूसरा हार्मोन जो है उसके दो नाम हैं। एक उसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उसका नाम रखा गया है फीमेल्स में फंक्शंस के हिसाब से। ठीक है, फीमेल्स में फंक्शंस के हिसाब से। और जो दूसरा नाम है इसका वो है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी ये एक ही तरह का हार्मोन है जिसका मेल्स में फंक्शन डिफरेंट है, फीमेल्स में फंक्शन डिफरेंट है। तो इनके फंक्शन के एतबार से इनको नेम्स हमने दे दिए हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम शॉर्टली कहते हैं एफएसएच, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम शॉर्टली कहते हैं एलएच, और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम शॉर्टली कहते हैं आईसीएसएच। ठीक है बेटा, अब ज़रा यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग दिस होल कॉन्सेप्ट, तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें मेल्स और फीमेल्स में, सबसे पहले इसको फीमेल्स के एतबार से पढ़ लेते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फीमेल्स का, उसमें हमें अच्छे तरीके से पता है कि देयर इज़ अ पेयर ऑफ ओवरीज मौजूद होती हैं। ठीक है, ये जो पेयर ऑफ ओवरीज हैं, इनमें जाकर इन दोनों हार्मोन ने एक्ट करना है। तो हम ये जो है वो एक्चुअली अब ये चीज़ जो है ये हम पढ़ने लगे। इट इज़ जस्ट लाइक हॉर्न्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये जो मैंने थोड़े थोड़े सोलन पार्ट बनाए हैं, ये एक्चुअली यहाँ पर इस तरह एग्जैक्टली नहीं बना सकता फिलहाल मैं छोटे से, लेकिन जो है वो ये जो मैंने सोलन पार्ट बनाए हैं, दिस इज एन ओवरी। दोनों तरफ एक एक सोलन पार्ट है, तो इसका मतलब है पेयर ऑफ ओवरी मौजूद है। अगर इस ओवरी को हम एनलार्ज करते हैं तो ये इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक किस्म के सेल्स होते हैं। अब हम एक्चुअली वो पढ़ने लगे। देखिए बेटा, ये जो ओवरी होती है इसमें कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं जो ओवरी की लाइनिंग में मौजूद होते हैं। मेरी बात को आपने गौर से नोट करना है, बहुत गौर से। ओवरी की एक लाइनिंग होती है, इस लाइनिंग में एक्चुअली क्या होता है, एग्स के स्टेम सेल होते हैं। इस लाइनिंग को हम कहते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। जर्मिनल एपिथीलियम वो लाइनिंग होती है जिसमें एग के स्टेम सेल होते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, एग स्टेम सेल, ये जर्मिनल एपिथीलियम में एग के स्टेम सेल होते हैं। अब ये मैं आपको सारी बात यहां पर क्यों बता रहा हूं, ये मैं आपको यहां पर सारी बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो एफएसएच है, ये एफएसएच फीमेल्स में किस तरह वर्किंग करता है मैं वो आपको बताने लगूँ। ये एफएसएच जो है ये रिलीज होता है और ये जाता है जर्मिनल एपिथीलियम में। जर्मिनल एपिथीलियम में एग के स्टेम सेल पता किस फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे फॉलिकल्स की, छोटी छोटी थैलियों की फॉर्म में होते हैं, जिसको हम फॉलिकल्स कहते हैं। ठीक हो गया। तो जर्मिनल एपिथीलियम यानी वो लाइनिंग जिसमें एग के स्टेम सेल मौजूद हैं, तो वो स्टेम सेल किस फॉर्म में होते हैं, छोटी छोटी थैलियों की फॉर्म में होते हैं, और उन थैलियों को हम फॉलिकल्स कहते हैं।
तो ये हार्मोन, इसका क्या काम है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पर पहुंचेगा और यहाँ पर आकर इस हार्मोन ने क्या करना है, इस हार्मोन ने छोटी छोटी फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवानी है। ये फॉलिकल छोटे से बड़ी होती है, फिर उससे बड़ी होती है, फिर उससे बड़ी होती है और आखिरकार इधर जाकर ये इतनी बड़ी हो जाती है कि ये रप्चर हो जाती है। ये रप्चर जैसे ही होती है फॉलिकल, एक्शन किसका चल रहा है बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एक्शन चल रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एक्शन चल रहा है, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी में जाकर एक फॉलिकल को एक्टिवेट करवाएगा, फॉलिकल बड़ी होती है, एक जगह पे जाकर रप्चर हो जाती है और रप्चर होने के बाद इसमें से निकलता है एग। दिस इज एन एग। यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है कि वो फॉलिकल को स्टिमुलेट करवा दे, क्या करवाने के लिए, एग की प्रोडक्शन करवाने के लिए। अब आइए दूसरे हार्मोन की तरफ। दूसरा हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बेटा ये हार्मोन क्या करता है, इसके बारे में जरा गौर से सुनिएगा। ये जो, ओए बटन गलत प्रेस हो जाता है। ये जो हार्मोन है, इट हेल्प इन द प्रोडक्शन, इन द रिलीज ऑफ एग। ये एग के रिलीज में हेल्प करता है। मतलब अभी तक तो आपने क्या कहा था, अभी तक आपने ये कहा ना कि ये जो हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकल को एक्टिवेट करवा रहा है। ये बात तो आपने कर ली, ठीक है। फॉलिकल को एक्टिवेट करवा रहा है, फॉलिकल का सेल साइकिल शुरू होता है और वो डेवलप होती है और एन माउथ ऑफ ओवरी के पास जाके बर्स्ट हो जाती है, उसमें से एग निकलता है। ये सारा प्रोसेस आपने देखा। लेकिन ये एग को रिलीज करवाने का प्रोसेस में हेल्प कौन करता है, एग को रिलीज करवाने के प्रोसेस में हेल्प करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। इसका नाम ल्यूटिनाइजिंग रखने का जो पर्पस है वो आप लोगों के इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है, लेकिन वो मैं अभी आप लोगों को नहीं समझाऊंगा, वो मैं आप लोगों को 18वें चैप्टर में समझाऊंगा, ठीक है। इसको ल्यूटिनाइजिंग क्यों कहते हैं फिलहाल वो आप छोड़ दें। रिलीज ऑफ एग में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो अब ये इसके साथ साथ ये क्या करता है, अच्छा ये एक और चीज देखिए। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक तो रिलीज ऑफ एग में हेल्प कर रहा है, दूसरा यही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ओवरी की आउटर वॉल पे एक्ट करता है। बेटा एफएसएच कहां एक्ट कर रहा था, इनर वॉल पे। एफएसएच का काम है जर्मिनल एपिथेलियम के साथ, जो कि इनर, अंदर की साइड पर है, जो ओवरी के अंदर की साइड पर है, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है बाहर की तरफ, और जब ये बाहर की तरफ एक्ट करता है तो ये इसमें से रिलीज करवाता है क्या, इसमें से ये एस्ट्रोजन रिलीज करवाता है, यहां से ये एस्ट्रोजन रिलीज करवाता है। सो अब आप देख लीजिए कि फीमेल्स में ये दोनों हार्मोन किस तरह काम कर रहे हैं। ये गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, इसको आप कहते हैं GRH, और इसको आप GnRH भी कहते हैं, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, GnRH भी कहते हैं इसको ना, लेकिन GRH भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये दो हार्मोन है, ठीक है। आप लोगों ने एक हार्मोन का नहीं करना है, पहले तो एक एक हार्मोन था ना, जैसे ये जो हार्मोन थे स्टिमुलेटिंग हार्मोन थे तो एक एक थे ना, इससे पहले थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक ही है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एक ही है, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन दो हैं, ठीक है। जो गोनेड्स को स्टिमुलेट करते हैं वो दो हैं। तो यहां पर आप देख लीजिए GRH जो है ये स्टिमुलेट कर रहा है ओवरी को, और किस तरह एक हार्मोन जाके एग की डेवलपमेंट करवा रहा है, दूसरा हार्मोन जाके एक तो एग को रिलीज करवाने में हेल्प कर रहा है, देखिए डेवलपमेंट करवाने में और एग को रिलीज करवाने में फर्क होता है, ठीक है। और दूसरा ये एस्ट्रोजन के रिलीज में हेल्प करवा रहा है, ठीक है। और ये एस्ट्रोजन जो है आपको पता है कि ये फीमेल हार्मोन है। ये हार्मोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस लिहाज से कि इस हार्मोन ने एक्चुअली बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं फीमेल्स में। सो दिस इज वाई कि ये जो है वो गोनेडोट्रोफिक कहलाता है, क्योंकि ये गोनेड्स पे एक्ट करता है। गोनेड्स कौन कौन से होते हैं आपको अच्छे तरीके से पता है कि गोनेड्स जो हैं वो दो तरह के हैं, एक ओवरीज और दूसरा टेस्टिस। हमने जो है वो ओवरीज पढ़ ली हैं, और जो टेस्टिस हैं वो हम इंशाल्लाह इनका एक्शन टेस्टिस पे कल पढ़ेंगे। मेरा इरादा था कि मैं आपको पढ़ा दूंगा कंप्लीट, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होगा एक्चुअली टेस्टिस बनाना। जिस तरह मैंने आपको यहाँ ओवरी का स्ट्रक्चर बना कर दिया ना, बिल्कुल उसी तरह टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। दैट इज़ वाई मैं अभी सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ये आर्टिकल कल पढ़ा दूँ पूरा। जी बेटा, कुछ सवाल?